And Jai Hind student, welcome back to your own channel Sartarun Rupani, exclusive channel for ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है एक और धमाकेदार चैप्टर की, नाम है लेजिस्लेशंस एज अ मींस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब कानून की मदद से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। हाँ, क्योंकि अगर लोग प्यार से नहीं मान रहे हैं, लोग समझाने पे नहीं मान रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, तो अब आना पड़ेगा कानून को। क्योंकि कानून से लोग सब डरते हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो, वो जेल जाएं, वो फाइन भरें। क्या कहते हैं, आप चाहते हैं? जी नहीं। तो इसीलिए लेजिस्लेशंस, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को रोकते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ये लॉ गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज को बंद कराया जाए, उन पे फाइन लगाया जाए। जी हाँ, तो आइए कुछ समझते हैं कैसे काम करता है। हमारे देश में लॉ बनाने वाली दो बॉडीज हैं। पहली बॉडी जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है उसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सेंट्रल बॉडी है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। ये बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरे देश की इंडस्ट्रीज के लिए कानून बनाता है। और दूसरा है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों ही बोर्ड क्या है, ये दोनों ही एजेंसीज एट दी सेंटर एंड एट दी स्टेट लेवल है, जिनका पर्पस क्या है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। इसका मतलब है अगर आप कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, हाँ, अगर तुम कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो तुम्हें इन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगे, एनओसी लोगे। ये तभी तुम्हें एनओसी देंगे जब ये चेक करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री से कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। समझ गए ना, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को दे देते हैं जल्दी। तो क्या काम है इनका, क्या ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रीज का? तो इन इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव है पता लगाना कि क्या सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के। क्योंकि एयर में जो पॉल्यूशन आ रहा है कहां से आ रहा है भाई, ये इतना जहरीला धुआं, सस्पेंडेड पार्टिकल कहां से आ रहे हैं, ये इनको पता लगाना है और इनका नेचर पता लगाना। फिर क्या करना, इंडस्ट्रीज को एडवाइस देना कि कैसे इस एमिशन को रोकें, क्या करें कि उस पॉल्यूशन को रोका जा सके। इनके लिए रूल्स बनाना, इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना। हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। और क्या करते हैं, ब्रिंग टू लॉ, मतलब कानून और फाइन दोनों की मदद से डिफॉल्ट करने वालों को रोकना। जो इंडस्ट्री फॉलो नहीं कर रही है इनके बनाए स्टैंडर्ड को कि इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा धुआं आपकी इंडस्ट्री से नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री इसका पालन नहीं कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो कौन लगाएगा इन पर चालान काटेगा, कौन इनका फाइन काटेगा? तो ये काटेगी कौन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इवन ये सरकार को भी एडवाइस देती है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गए कुछ तरीके कि किस तरीके से लॉ अपना काम करता है। आइए देखें हमारे देश में क्या कुछ ऐसे ऑलरेडी कुछ ऐसे काम हुए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। हाँ, एक है ताज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो आप जानते ही हैं, ट्रेपीजियम, इसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं और दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने के लिए दो और लाइंस होती हैं, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्या है ये, आइए समझते हैं। तो हमारा जो इंडिया का कह सकते हैं गर्व है वो है ताजमहल। ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो ताजमहल को 512 इंडस्ट्रीज ताजमहल के आसपास हैं और उन इंडस्ट्रीज का निकलने वाला धुआं उसको नुकसान पहुंचा रहा था। उससे निकलने वाले धुएं से एसिड रेन हो रही थी, जिसकी वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा था। और क्या हो रहा था, इवन ताजमहल में क्रैकिंग एंड चिपिंग शुरू हो गई थी। ताजमहल जिस मार्बल से बना हुआ है वो मार्बल धीरे धीरे उखड़ के गिर रहा था। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, नाम रखा TTZ, दैट इज ताज ट्रेपीजियम जोन। अब ये क्या है, ये एक ब्लॉक है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। TTZ is an area of 10,400 स्क्वायर किलोमीटर। ताजमहल के आसपास के इलाकों में जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतने रीजन के अंदर कंट्रोल्ड वे में काम करेंगी, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर देकर के TTZ बनाने का एडवाइस दिया, जिसमें क्या किया गया, आइए देखते हैं। अब ये TTZ क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बैन करवा देगा यूज ऑफ कोल या कोक इन इंडस्ट्रीज। ताजमहल के आसपास जो 10,200 किलोमीटर तक
जहां इतने बड़े एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया तक जो इंडस्ट्रीज होंगी वो पॉल्यूटेंट के रूप में कोल या कोक नहीं जलाएंगी, क्योंकि इससे बहुत सारा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल निकलता है, स्मोक पार्टिकल निकलता है। बदले में क्या यूज करना है उनके, नेचुरल गैस, सीएनजी यूज करो, जानते ही हैं स्मोक फ्री गैस होती है। और इन इंडस्ट्रीज को बाहर कर देना जो जो ऐसा नहीं कर पा रही है, जो इंडस्ट्रीज नहीं कर पा रही है, सीएनजी यूज नहीं कर पा रही है, उनको इस जोन से बाहर कर देना। और एक ग्रीन बेल्ट क्रिएट करना ताजमहल के आसपास। और क्या ध्यान देना, देखिए एक बहुत बड़ा एफर्ट हुआ कि ताजमहल के आसपास जितने 40 मॉन्यूमेंट्स और थे, 40 बड़े बड़े जो बिल्डिंगें और थी, उनको क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नाम नंबर 1 ताजमहल, 2 आगरा फोर्ट और तीसरा फतेहपुर सिकरी। तीनों ही आसपास हैं, आप जानते ही हैं। इन तीनों को बचाना है क्योंकि इन तीनों का शेप एक ट्रेपेजॉइड की तरह है। क्या, ताजमहल से जुड़ा हुआ ये शेप है, तीनों का ट्रेपेजॉइड शेप है, इसीलिए इसका नाम है TTZ। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ताजमहल के आसपास के इलाकों में फ्यूल ड्रिवन गाड़ियां, मतलब पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां नहीं चलेंगी, बैटरी वाली गाड़ियां चलेंगी, इसका ध्यान दिया जा रहा है। इवन तुलसी के पौधे लगाए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि तुलसी क्या करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करती है। और तो और वहां पे मथुरा रिफाइनरी भी है, ताजमहल के आसपास एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो कि बहुत बड़ी रिफाइनरी है, ये पेट्रोलियम को रिफाइन करती है। इस रिफाइनरी को ने भी अपनी जिम्मेदारी उठाई और अपना क्या किया, एमिशन कम किया। इन्होंने लो सल्फर फ्यूल ऑयल का यूज करना शुरू कर दिया। और तो और इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास जो मशीनरी है, वो अब पॉल्यूशन कंट्रोल कर रही है। ये कंजर्वेशन के बहुत सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। अब आता है दूसरा एग्जांपल, एक हो गया TTZ, ठीक है। अब आ रहा है दूसरा एग्जांपल कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल किया गया, वो है दिल्ली सिटी मॉडल। दिल्ली में 1996 से पहले बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। वर्ल्ड के टॉप 4th, देखिए 4th वर्ल्ड का मोस्ट पॉप्युलेटेड सिटी है। क्या, 4th पॉप्युलेटेड सिटी है। और पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए क्या है, व्हीकल्स ज्यादा हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन की ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस पॉल्यूशन है। 1996 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE नाम की एक बॉडी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया। क्या, PIL किया। इसका मतलब है कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। आप गवर्नमेंट पे मुकदमा कर सकते हैं, बिजली विभाग पे मुकदमा कर सकते हैं, वाटर डिपार्टमेंट में मुकदमा कर सकते हैं, किस पर, अगर कोई पब्लिक वेलफेयर का नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं और आप कर सकते हैं। इस मुकदमे को कहते हैं PIL, पिल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो कौन किया, ये बॉडी की, जिसका नाम है सेंटर फॉर। किस पे किया इसने मुकदमा, दिल्ली की सरकार पे। क्यों, कि दिल्ली की सरकार ध्यान नहीं दे रही है दिल्ली का, वहां पे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और दिल्ली अब रहने लायक नहीं रहा। वहां इतना पॉल्यूशन है कि हर दिन जो आप सांस ले रहे हैं वो 10 सिगरेट के पीने के बराबर है, ऐसा उनका कहना था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को आदेश दिया, इस पब्लिक लिटिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी एयर पोल्यूशन रोकना है। और इसी ऑर्डर के तहत सारे पेट्रोल वाली गाड़ियों को कम करके वहां पर CNG, इवन डीजल तो बंद ही हो गया है, वहां आप डीजल गाड़ियां मिलती ही नहीं है। जो दिल्ली वाले मेरे सुपरस्टार होंगे उनको तो पता भी होगा, दिल्ली में डीजल गाड़ियां ना चलती हैं ना बिकती हैं। अब दिल्ली को मॉडल सिटी बनाया गया जहां पर सबसे ज्यादा CNG गाड़ियां हैं और या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। CNG को क्यों यूज कर रहे हैं भाई, कोई और क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि CNG एक नॉन पॉल्यूटिंग नॉन टॉक्सिक फ्यूल है, कंप्लीटली बर्न होने वाला फ्यूल है। और क्या फायदा है CNG का, CNG जल्दी खत्म नहीं होगा, CNG अभी और लंबे समय तक चलेगा, जबकि पेट्रोलियम के साथ खत्म होने का डर भी है। और CNG सबसे इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो CNG वाले व्हीकल्स चलते हैं उनका मेंटेनेंस भी कम है। CNG सस्ती है, आप पता कर लीजिएगा मार्केट में, पेट्रोल से सस्ती है। पेट्रोलियम अगर 95-100 रुपीज के करीब पड़ता है तो CNG मुश्किल से 85-90 के अंदर ही रहती है। तो CNG इज चीपर। और तो और इससे CNG जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की लाइफ को इंक्रीज करता है, इंजन ज्यादा साफ रहते हैं। बुराई बस यही है कि CNG अभी सब शहरों में नहीं पहुंच पाया है। CNG स्टेशंस, फिलिंग स्टेशंस कम है, अभी सब शहरों में CNG स्टेशंस नहीं बन पाए हैं। व्हीकल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि CNG के जो टैंक्स होते हैं वो स्पेस बहुत लेते हैं, तो गाड़ियों की डिक्की स्पेस कम हो जाती है ना। और क्या होता है, वही स्टोरेज प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट्स का खतरा है। अगर सही से CNG सिलेंडर्स नहीं लगे, एक्सप्लोड कर सकते हैं, बता दे रहा हूं मैं। और लेजिस्लेशंस
हम कुछ और भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ और भी नियम है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। हमने फॉरेन के रूल्स को देखा, हमने यूरोपियन यूनियन, यस, यूरोप की कंट्रियों के लिए बनाया गया नियम, नाम है यूरो। ये यूरो नॉर्म्स को भी हमने देखा। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है जो यूरोपियन कंट्रीज में लगाया गया है। जो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने देश में कुछ एग्जॉस्ट के नॉर्म्स बनाए हैं। कितना धुआं गाड़ी से निकल सकता है, इसका उन्होंने एक परसेंटेज बनाया है। कितना धुआं अलाउड करेंगे, इससे ज्यादा होगा तो हम गाड़ी आपकी चलने नहीं देंगे शहर में, उस कंपनियों की गाड़ी बिकेगी ही नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड बनाया, नाम रखा इसका यूरो नॉर्म्स। हमने भी, इंडिया ने भी क्या किया, इस यूरो नॉर्म्स को अपने देश में अपनाया। ठीक है ना। अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग नॉर्म्स हैं, और जो इसको कंप्लायंट नहीं करेगा उनको गाड़ियों को बिकने नहीं दिया, उनको रोड पे चलने देंगे। क्योंकि ये सब नंबर आपको याद नहीं करने, इसीलिए हटा दिए गए। जैसे पैसेंजर गाड़ियों का नंबर दिया हुआ है, प्लीज डू नॉट लर्न दिस, देयर इज नो नीड टू लर्न ऑल दिस। क्या है यूरो नॉर्म्स, तो हमने अडॉप्ट कर लिए यूरो 1 यूरो 2। तो क्या प्रॉब्लम आया इन यूरो नॉर्म्स में, ये है डिसएडवांटेज। पहला है कि इट इज अ वॉलंटरी एग्रीमेंट, कि हम यूरो को फॉलो करेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और ऑटो मैन्युफैक्चरर के बीच में है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो लोग फॉलो करें, और ये नॉर्म्स पूरे वर्ल्ड ओवर नहीं अप्लाई हो रहे हैं। अब इंडिया मान रही है फॉर एग्जांपल यूरो नॉर्म्स, चाइना नहीं मान रही यूरो नॉर्म्स, जापान नहीं मान रहा है यूरो नॉर्म्स, उनके अपने नॉर्म्स हैं। तो ये भी है। यूरो नॉर्म्स आर टेस्टेड, और यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं कहां पर, एट सब जीरो टेम्परेचर, मतलब उन देशों में जहां पर ठंडी बहुत पड़ रही होती है। जबकि इंडिया में तो वैसे ही, इंडिया एक गर्म प्रदेश है ना, इंडिया तो एक ट्रॉपिक वाली कंट्री है, और यूरोपियंस ठंडी 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 कंट्रियां हैं, मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे ठंडे देश है सारे। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये यूरो नॉर्म्स हमारे भारत में नहीं है। हमने इसके बदले क्या रख दिया है, भारत रख दिया है। हमने इसका नाम क्या कर दिया, भारत कर दिया, भारत 1 भारत 2। ठीक है ना। WHO ने भी क्या रखे हैं, कुछ एयर पोल्यूशन के नॉर्म्स बनाए हैं, है ना। और पहला WHO गाइडलाइंस, ध्यान दीजिए, फर्स्ट WHO गाइडलाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987, और बाद में 10 साल बाद इसको अमेंड किया। क्या है इसमें कि कोई भी पॉल्यूटेंट, खास करके ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका लेवल कितना हो, ये इन्होंने बताया। फिर मैंने कहा ये नंबर याद नहीं करना है, प्लीज डू नॉट लर्न दिस। आइए अब समझते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड और एट नेशनल लेवल। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल करती है बॉडी, सेंट्रल बॉडी, उसका क्या फंक्शन है। तो मैंने कहा सेंट्रल लेवल पर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। इसका काम है प्लान करना और नेशन वाइड प्रोग्राम बनाना, पॉल्यूशन को रोकने का, खास करके वाटर और एयर को पॉल्यूशन को रोकने का पूरे देश के लिए प्लान बनाती है, इसलिए सेंट्रल बॉडी है। और क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज विद स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड काम कर रही है उसके साथ मिलकर काम करती है, उनको टेक्निकल मदद देती है, उनको गाइड करती है स्टेट बोर्ड को किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल के मेथड्स लगाए जाए, इवन इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। कोई तो होगा जांच करने वाली एजेंसी, तो ये लोग हैं। ठीक है। समय समय पे लोग क्या करते हैं, कैंपेन लॉन्च करते हैं, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल किया जाए। क्या आपने वो वाली ऐड देखी है समाचार में या टीवी में कि गाड़ियों को आप जहां ट्रैफिक हो वहां पर गाड़ी बंद कर दीजिए, कहीं ये वाला ऐड देखा है क्या। हाँ आपने जरूर देखा होगा। तो बिजली बचाओ, तेल बचाओ, ऐसा ऐड देखा है, सेव फ्यूल सेव लाइफ, ये देखा है। तो यही है वो, ये लोग करा रहे होते हैं। कौन करा रहा है, यही सेंट्रल बोर्ड करा रही है। अब आता है भारत नॉर्म्स। तो मैंने बताया हम लोग यूरो नॉर्म्स को तो कॉपी पहले कर रहे थे, पर क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो यूरोपियन कंट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना था। अब क्योंकि हमारे देश के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, इसीलिए हम लोग भारत 1 भारत 2 भारत 3 ऐसे स्टेज को फॉलो कर रहे हैं। हाँ आपको बताना है क्वेश्चन कि इस समय भारत नॉर्म कौन सा चल रहा है गाड़ियों के लिए, एमिशन नॉर्म्स में कौन से स्टेज का नॉर्म आजकल चल रहा है। हाँ आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूं मेरे सुपरस्टार्स क्या बता रहे हैं। व्हाट इज द एमिशन स्टैंडर्ड बीइंग फॉलोड दीज डेज। हाँ तो भारत नॉर्म्स है हमारे देश में एमिशन करने का, मतलब धुआं निकलने का क्या स्टैंडर्ड है। तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स आर द एमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने भारत स्टेज को लॉन्च किया। ठीक है ना। किसने लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने इसका स्टैंडर्ड बनाया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको सेट किया।
इससे पहले मैंने बताया था ना, हमारे देश में पॉल्यूशन कंट्रोल के लेवल पर सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट लेवल पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है ना। और क्या करना है, इन्होंने भारत 1 भारत 2 ऐसे करके लॉन्च किया था। सबसे पहले स्टार्ट किया था इसको 2000 से, देखिए ईयर 2000 से, फिर उसके बाद स्टेज 4 आया, स्टेज 5 आया। अब आपको बताना है कि आजकल कौन सा स्टेज चल रहा है, क्या फायदा है और क्या लिमिटेशन है, तो मैंने बता दिया। ये नॉर्म्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ सच में पोल्यूशन कम हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम था वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो रहा था, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। अब आता है मेजर्स टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय लेजिस्लेशन, कानून के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा, लॉ द्वारा, ठीक है। क्या क्या किया गया, तो मैंने कहा पॉल्यूशन चेकिंग बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। कभी आप पेट्रोल पंप्स पे गए होंगे तो वहां पे पेट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल वाले बैठे होते हैं, पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन कंट्रोल वाली मशीन्स रखी होती हैं, जो आपके एग्जॉस्ट पाइप में मशीन डाल करके क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, आपकी जो एक्टिवा है या मोटरसाइकिल है या जो भी व्हीकल है आपके पास, उससे जो धुआं निकल रहा है उस धुएं में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या वो पॉल्यूशन ज्यादा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो हमारे देश में जो स्टैंडर्ड बना है उससे ज्यादा तो नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी पे क्या होगा, चालान लग जाएगा। नहीं मालूम था ये वाली बात, चेक करिएगा। आपकी गाड़ी जब नहीं खरीदते हैं तो भी उसका पॉल्यूशन स्टैंडर्ड चेक होता है, इसीलिए कहा जाता है गाड़ी को क्या करिए, समय समय पे क्लीनिंग कराइए, साफ सफाई कराइए, है ना, कराते हैं हम लोग ना। और क्या होता है, पॉल्यूशन चेकिंग होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, और इवन एंड ऑड रजिस्ट्रेशन नंबर किया जा रहा है, खास करके दिल्ली में तो आप ऑड इवन बड़ा सुना होगा, ऑड इवन रजिस्ट्रेशन, है ना, ऑड दिनों में ऑड गाड़ियां, इवन दिनों में इवन गाड़ियां। नॉन कमर्शियल गाड़ियों को भी भारत स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे नॉर्म्स करना है। सबको क्या करना है, फ्यूल एफिशिएंटली, फ्यूल जो गाड़ियां में फ्यूल डलने वाला है उसको भी बेटर रखना है। जो तेल देने वाली कंपनियां हैं, एक नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, नाम है रिमोट सेंसिंग। ये एक ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जा रही हैं, ये हमारे पूरे ग्लोब को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं और पता लगा रही हैं पॉल्यूशन का। क्या नाम है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कि स्पेस में भेजे गए हैं, इनमें सेंसर्स लगा है, ये वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे ओशंस के बारे में, हमारे लैंड और आइस के सरफेस के बारे में। इनमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं जो इमेजेस भेजते हैं, ये समय समय पे फोटोग्राफिक इमेज भेजते हैं और नीचे बैठे लैब में जो साइंटिस्ट बैठे हैं उन रिसर्च कर लेते हैं। हमारे देश में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, कहां पर है ये NRSC, हैदराबाद। ये पिछले कई सालों से इस पे काम कर रहा है और आने वाले सालों में 30 ऐसे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ने वाले हैं। क्या फायदा है, क्या कोई फायदा है, सिर्फ हाँ बहुत फायदेमंद है, इट इज गुड। क्यों, क्योंकि ये डाटा कवरेज करती है, खूब सारी डाटा कलेक्ट करती है पूरे ग्लोब का, ग्लोब की क्या सिचुएशन है, लैंड ओशन, इन सब के डाटा कलेक्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होमोजेनिटी की, मतलब एक जैसे डाटा को कलेक्ट करना और उसे कंपेयर करना। कैसे मौसम वाले बता देते हैं कि आने वाले 3 दिन तक बारिश आने वाली है, कैसे उनको पता चलता है, या यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कभी आपने सोचा है? न्यूज में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, इवन आपके मोबाइल में भी एक ऑप्शन है ऐप पे, है ना, आप देखिए क्लाउड दिखता है, क्लाउडी दिखता है आपके मोबाइल पे, देखा है कभी मोबाइल का स्क्रीन ध्यान से, कभी चेक करिए अपने मोबाइल को। तो उनको कैसे पता चल जाता है कि ये 3 दिन बाद बारिश होने वाली है या 1 हफ्ते तक धूप रहने वाली है, कैसे पता चल जाता है? ऑल थैंक्स टू दिस रिमोट सेंसिंग। और क्या करता है, सारा काम मैंने कहा रिमोट सेंसिंग से कैसे काम करता है, ये सब डिजिटल डाटा जो होती है कंप्यूटर में प्रोसेस होती है और उसके बाद उनको पता चल जाता है, क्योंकि ऊपर से वो क्लाउड्स को देख लेते हैं, ऊपर से वो लैंड सर्फेसिस को देख लेते हैं, आती हुई विंड को देख लेते हैं, उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो लोग, ठीक है। सेंसर्स लगे होते हैं, डाटा को समय समय पे कलेक्ट करते हैं, है ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा सारा काम कौन कर रहे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं जी, इंसान नहीं कर रहा है ये सब डाटा। ये डाटा सैटेलाइट्स सुपर कंप्यूटर को भेज रही है और सुपर कंप्यूटर्स लाखों डाटा चुटकियों में बता देता है, ठीक है ना, बहुत कम कॉस्ट लगता है, समझ ही गए हैं। तो इसलिए बहुत यूजफुल है, अगर हमको पता करना है देश में डिफॉरेस्टेशन कहां हो रहा है, कितने लेवल तक हो रहा है, इसके लिए भी ये सैटेलाइट्स बहुत काम आने वाली है। लैंड डिग्रेडेशन की स्टडी की काम करने वाली है, फ्लडिंग को जानकारी लेने के लिए ये सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, ड्रॉट की स्टडी करने, माइनिंग की स्टडी करने, सो बहुत सारा काम है। मैंने कहा ना इमेंस पॉपुलर है आजकल ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। चलिए, तो दिस इज व्हाट इज इट ऑल अबाउट। एक और टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, वो भी कौन चेक कर रहा है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत हाई एल्टीट्यूड्स में होती हैं। ये ओजोन क्या होता है,
O3 होता है। ये एक पॉइजनस गैस है जो कि हायर एल्टीट्यूड्स पे स्ट्रेटोस्फियर में क्या होती है, फॉर्म होती है और वहीं पे क्या होती है, रुकी रहती है। ये सन की अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है और इसकी कमी हो रही है धीरे धीरे, ओजोन होल डेवलप हो रहा है। तो इसको भी कौन चेक कर ले रहा है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये बताती हैं कि कहां ओजोन होल है। तो अर्थक्वेक को भी प्रिडिक्शन के लिए काम यूज किया जा रहा है। इवन ओशन स्टडी, बहुत मतलब कह सकता हूं बहुत इमेंस यूजफुल है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। मैंने चैप्टर आपके कहने पे ही बनाया है। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे अपने इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन वाले फ्रेंड्स को, तो यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी नहीं होगी। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आप मेरे हैं सच्चे सुपरस्टार्स, तो सारे क्लासमेट्स को भी सेंड कर देंगे। चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।